अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट लेक्चर में जो है ना, वी हैव सीन सिंगल बस स्कीम, और उसको हमने देखा था कि सिंगल बस बार स्कीम जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, तो वी लास्ट लेक्चर में, इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है, वी हैव सीन द सिंगल बस स्कीम, और लेट्स से इट हैज़ टू आउटगोइंग्स। इस तरह से हमने इसको देखा था। ठीक है, सिंगल बस स्कीम। और फिर इसका जो बी पार्ट है, उसमें हम इसका जो है वो एक सेक्शन जो है वो भी हम बना सकते हैं इस तरीके के साथ। ठीक है, ये हमने देखा था कि सिमिलरली यहाँ पे अगर आपके पास जो है वो आउटगोइंग फीडर्स हो, तो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, और हमने देखा था सीक्वेंस ऑफ आइसोलेटर एंड ब्रेकर, जो कि बड़ा ज़रूरी एक चीज़ है कि इनको ऑपरेट कैसे करना है।
ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट लेक्चर कि सिंगल बस स्कीम जो है वो इकोनॉमिकल होती है, ठीक है, इकोनॉमिकल होती है। इसके अलावा हम इसको अपना डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे ही इस्तेमाल होती है। जो सिंगल बस स्कीम है ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे ही इस्तेमाल होती है, ठीक है। अगर आप इसका वोट लेवल मेरे से पूछें तो ये जो आपका 11 kV होता है, अप टू 11 kV मैक्सिमम, मैक्सिमम अप टू 11 kV तक आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, मैक्सिमम अप टू 11 kV। मे भी मैंने वोट लेवल ना मेंशन किया हो, तो सिंगल बस स्कीम जो है, एक तो इसका जो इस्तेमाल है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक है, और अप टू 11 बुक में उसने ये बताया हुआ है कि आप इसको मे बी 33 kV तक भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इट इज़ रिकमेंड, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तो 33 kV नहीं है, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको, मैं जो रिकमेंड करूँगा वो इसको सिर्फ 11 kV तक करूँगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है जो आज हमने स्कीम देखनी है, बाकी जो 5 स्कीम्स हैं, दैट आर द सेकंड वन इज डबल बस, डबल बस सिंगल, डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम, ठीक है। कि आपके पास दो बसेस हैं, ठीक है, और लेट्स से यू हैव मेन वन, main bus number one, and similarly you have main bus number two, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से आपके पास जो है वो ये बस सेक्शन आ गया, ठीक है। और फिर जो है यू है, और एक बस सेक्शन जो है वो आपके पास यहाँ से आ गया, एंड देन यू हैव द सिलेक्टर स्विचेस, इस तरह ठीक है। और ये नीचे आपका सर्किट ब्रेकर का हिस्सा है, यानी सिंगल ब्रेकर है और दो बसें हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो सिंगल फीडिंग हो रही है, यानी ये इनकमिंग फीडर है आपका, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से अगर मैं आउटगोइंग को रिप्रेजेंट करूंगा तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, अगर मैं आउटगोइंग को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इनकमिंग फीडर है एंड दिस इज माय आउटगोइंग फीडर, पहले मेन वन से, फिर उसके बाद मेन टू से, ठीक। फिर ये आपके पास आइसोलेटर्स आ जाएंगे, लेट्स से लाइक दिस, और ये, ठीक है, फिर सर्किट ब्रेकर इस तरह से, और ये आपके पास आउटगोइंग फिगर बन गया, सही है।
अच्छा, वो मेरा जो नेट कनेक्शन है ना वो हो गया था डिसेबल। अच्छा, बहरहाल अब ये है कि जो व्हाइट बोर्ड है ना इसमें चीज़ें इरेज हो जाती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो वो मैं आपको जो सिंगल बस स्कीम है वो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल डबल बस सिंगल ब्रेकर, यानी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट वाज डबल बस सिंगल ब्रेकर, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास मेन वन आ गई, दिस इज माय मेन वन, और ये मेरे पास मेन टू आ गया। ठीक है, यहाँ से आपने, यानी ये ना बस बार होती है और इसका जो लेवल है वो 220 केवी है, यानी ट्रांसमिशन लेवल होता है इसका। ठीक है, और एक सेक्शन जो है वो आपके पास यहाँ से आ गया। ठीक हो गया जी। और ये आपके पास आइसोलेटर्स आ गए इस तरह से, और ये आपके पास जो है वो सर्किट ब्रेकर आ जाता है ऐसे। ठीक है, सो दिस इज योर इनकमिंग। और जो आपके पास आउटगोइंग फीडर होगा वो कैसे है, इस तरह से। ठीक है, ये आइसोलेटर्स आ गए दोनों के, और फिर उसके बाद सर्किट ब्रेकर आ गया, बिल्कुल सेम जैसे भी मैंने बनाया था। और ये आपके पास आउटगोइंग फीडर। अच्छा, दोनों का जो टाई ब्रेकर है वो कैसे होगा, जो दोनों का टाई ब्रेकर है, तो द ब्रेकर इज connected like this. So what is this? This is the tie breaker. ठीक है, ये कौन सा ब्रेकर है, ये वाला आपके पास आउट ब्रेकर है, जो आउट गोइंग फीडर है। ये कौन सा ब्रेकर है, ये इनकमिंग फीडर को है। तो आप ये देखो कि सिंगल ब्रेकर है। सिंगल ब्रेकर से क्या मुराद है कि जो आपके पास इनकमिंग है, इनकमिंग, ठीक है, इनकमिंग के लिए आपके पास जो सर्किट ब्रेकर है वो 1 नंबर है। ठीक है, 1 नंबर। इसी तरह अगर आपके पास मैं आउटगोइंग की बात करूं, तो आउटगोइंग में भी आपके पास जो सर्किट ब्रेकर है वो 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर में है। ठीक है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ हैव द सिंगल ब्रेकर, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंगल ब्रेकर। और बसेस जो है ना ये दो हैं। ये स्कीम वहां लगाई जाती है वेयर इट इज इम्प्लीमेंटेड। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है जो आपको मे बी, क्योंकि ये मेहता से हम पढ़ रहे हैं, उसने डबल बस सिंगल ब्रेकर को शो किया ट्रांसमिशन लेवल के लिए, और सिंगल बस की डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के लिए उसने बस शो की है। और इसकी कोई इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं होगी मे बी बुक में, इसलिए बहरहाल ये रिकॉर्डिंग है तो इसको अच्छे से समझ भी लेना और प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि फील्ड में जब आप जाते हैं ना तो ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं। ये आपकी जो स्कीम है ना ये ट्रांसमिशन के लेवल पर लगती है। ठीक है, जो आपका ट्रांसमिशन ग्रिड है, यानी क्या मतलब है, जो आपका ट्रांसमिशन ग्रिड है ये वहां पर लगती है। ठीक है, और क्यों वहां पर लगती है, क्योंकि जो मेन टू है आपके पास, मेन टू से क्या मुराद है, मेन टू से मुराद ये है कि आपने अपने ग्रिड की एक्सटेंशन की है। मेन टू मींस एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द ग्रिड, यानी कि कुछ देर के बाद, आफ्टर सम ईयर्स, और ठीक है, आफ्टर आफ्टर सम ईयर्स, यानी जब हमने ये देखा कि अब आपने जो है एक लार्जर एरिया को फीड करना है, या आपके पास लोड कैपेसिटी बढ़ गई है, तो आप फिर एक बस बार और ले आते हैं। क्योंकि जो मेन वन है, यानी जो मेन बस आपकी, जो पहली बस आपकी लगी हुई थी, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा तो वो लोड बियर नहीं कर सकती, वो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, यानी कि ये एक और कंसेप्ट है, वो क्या है कि जो बस बार की जो कैपेसिटी होती है, ये में भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। बस बार की जो कैपेसिटी होती है वो करंट कैपेसिटी होती है, यानी बस बार को हम ये जो डिजाइन करते हैं, यानी ठीक है, करंट, बस बार की जो कैपेसिटी होती है वो करंट में देखी जाती है। ठीक है, या आप इसको किलो एम्पेयर्स भी कह सकते हैं।
ठीक है, कि कितने किलो एम्पेयर की बस बार आपने डिजाइन की, और मैंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बस बार है कि आप पहले लेक्चर में, ये सारी जो लास्ट लेक्चर में वो मैंने आपको दी थी। ठीक है। तो मेन टू जो है वो आपने एक्सटेंड किया। अच्छा, अब लेट्स से सिर्फ आपके पास अगर मेन वन है तो ऑपरेट कैसे कर रहा है, यानी हाउ हाउ दिस स्कीम इज ऑपरेटिंग। ठीक है, तो ऑपरेट जो है वो ये ऐसे कर रहा है कि, हाँ जी, ऑपरेट जो है वो ये ऐसे कर रहा है कि आपके पास ये पावर फ्लो बन जाएगा, यानी कि ये जब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपके पास यहाँ से मेन वन इनर्जाइज हो जाएगी। जब तक अगर मेन टू नहीं है, यानी सिर्फ मैं मेन वन के साथ आपको ऑपरेशन बता रहा हूँ, सिर्फ मेन वन के साथ, तो ये आपकी इनकमिंग आ गई। ठीक है, और इस तरह से ये आइसोलेटर से मेन वन आपका बस इनर्जाइज हो गया, और उसके बाद ये आपने मेन वन से जो कनेक्शन आपने लिया हुआ है उसको आपने क्लोज कर दिया, जिस तरह आपने यहाँ पर क्लोज किया था, और ये आपका आउटगोइंग में चला गया। टाई ब्रेकर नहीं इस्तेमाल होगा। टाई ब्रेकर उस वक्त इस्तेमाल होता है अगर हमने दो बसेस को इकट्ठे इस्तेमाल करना है। अब लेट्स से कि कुछ अरसे के बाद जब आपने मेन टू को भी एस्टेब्लिश कर लिया, जो कि एक बड़ा मतलब अच्छा खासा वो है, पैसों वाला काम है, यानी आपने इसका टेंडर निकाला कि जी हमने ये एक बस बार और इम्प्लीमेंट करनी है, और ट्रांसफार्मर भी आप रखेंगे ग्रिड पे, यानी ये मेन टू का जो लगाना है ना, ये अकेला अकेला ना कोई मेरा ख्याल है कोई शायद 50-60 करोड़ का या तकरीबन 1 अरब का ये प्रोजेक्ट होगा, कम अज कम, कम अज कम, यानी इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर भी आएगा और पूरी पैनल्स आएंगे, और मतलब अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन विल बी देयर, और फिर ग्रिड में जगह भी होनी चाहिए, जो कि होती है। जाहिर बात है ट्रांसमिशन लेवल का जो ग्रिड है, अच्छा अब मैं अगर कहता हूँ ना कि ये जो स्कीम है ये ट्रांसमिशन लेवल पर लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इसके वोल्टेज पता होने चाहिए कि इसका जो वोल्टेज है वो क्या है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन जो है वो हमारी 220 kV पे हो रही है, ठीक है, या 500 जो 17 kV है। ठीक है, तो ये दो हमारे जो वोल्टेज लेवल्स हैं वो ट्रांसमिशन ग्रिड के लेवल्स हैं। अच्छा, अच्छा, तो इसमें ये है कि अच्छा आप इसमें ना अब चूंकि हम लेस्को को 132 केवी पे दे रहे हैं, तो लेस्को का जो 132 केवी है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन लेवल्स जो है ना वो आपके इस्तेमाल होते हैं, इस यानी ये वाली स्कीम को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि जो आपका जो मेन टू है, अब आपने अगर इसको लगाना है तो आपको पहले ये ऑफ करना पड़ेगा सारा, यानी अगर आपने अब मेन टू को इनर्जाइज करना है, या अब आपने मेन टू के जरिए भी आउट लेना है, और इनकमिंग जो आ रही है आपके पास वो मेन टू पे भी लेनी है, और मेन वन एंड टू बोथ चलने हैं, तो सबसे पहले आपको ये इन ब्रेकर्स को जो पहले चल रहे थे आपको इनको ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंगल ब्रेकर है ना, इनकमिंग में भी एक ब्रेकर और आउटगोइंग में भी, यानी इस तरह नहीं हो सकता कि बगैर इंटरप्शन के आप दूसरी बस बार को नेटवर्क में या सर्किट में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ये ब्रेकर ऑफ करना है, तो इसका क्या तरीकाकार होगा, पहले सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएंगे, और फिर ये जो डिस्कनेक्टर्स हैं जो पहले ये कनेक्टेड थे इस तरह से, ये आप ओपन कर देंगे, जो जो डिस्कनेक्टर यानी 1 2 3 4 ये जो डिस्कनेक्टर्स हैं ये फील्ड में लगे हुए, इनको आप ओपन कर देंगे। ठीक है, पहले ब्रेकर को और फिर डिस्कनेक्टर, ये जो सीक्वेंस है ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले टाई ब्रेकर को क्लोज करेंगे। ठीक है, यानी इसके जो डिस्कनेक्टर्स हैं, यानी इसका जो प्रोसीजर है सिंपल, वो 2 स्टेप प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्या होगा, क्लोज क्लोज ऑल द आइसोलेटर्स, मैं डिस्कनेक्टर्स कह रहा था वो बात है कि बहरहाल हमने चूंकि आइसोलेटर पढ़ा है तो आप इसको आइसोलेटर ही कह दें। सो क्लोज ऑल द आइसोलेटर्स। ठीक है, सबसे पहले आपने सारे आइसोलेटर्स को क्लोज कर देना है, क्योंकि अब आपने मेन टू भी लेनी है, तो ये सारे जो आइसोलेटर्स हैं ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, क्यों जी, समझ आई? ये सारे आइसोलेटर्स जो हैं ये अब आपके क्लोज हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो टाई ब्रेकर है नंबर 2 पे, जो आपका जो टाई ब्रेकर है इसको आप क्लोज कर दोगे। ठीक है, यानी टाई ब्रेकर को आपने क्लोज कर दिया। सबसे पहले सारे आइसोलेटर्स क्लोज किए, फिर टाई ब्रेकर को क्लोज किया। टाई ब्रेकर को आपने क्यों क्लोज किया, ताकि आपकी जो मेन 1 और 2 है वो अब आपकी यानी उनकी जो कपलिंग है वो हो जाए। ठीक है, यकीनी तौर पर यानी श्योरली जो है वो आपकी कपलिंग हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो इनकमिंग है
ठीक है, उसमें जो आउटगोइंग है उस वाले ब्रेकर को आप क्लोज करोगे, और फिर आपने आखिर में इनकमिंग के ब्रेकर को क्लोज करना है, ताकि जब आप इसको क्लोज करें तो पावर जो है वो स्मूथली जो है वो आउट वाले फीडर से आउट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से यानी फर्स्ट टाई ब्रेकर को आपने क्लोज करना है, फिर जो आपके पास आउटगोइंग जो ब्रेकर है, ठीक है, उसको आप क्लोज कर दें। ठीक है, आउट ब्रेकर को आप क्लोज करें, और फिर आप जो नंबर 4 जो स्टेप है होगा, वो आपके पास क्या होगा कि आपने जो इनकमिंग का जो ब्रेकर है उसको आपने क्लोज करना है। इनकमिंग ब्रेकर जो है, इनकमिंग ब्रेकर को आप क्लोज करोगे, तो ये आपका प्रोसीजर बन जाता है इसका। देखो ये आखिर में जब आप इनकमिंग ब्रेकर को क्लोज करोगे ना, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आर्क क्रिएट होगा, लेकिन बहरहाल वो बियर कर सकता है इसको, और सब इनर्जाइज भी हो जाएगा, और फिर आप जो है वो आउटगोइंग भी ले सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हो कि पहले आप आउटगोइंग को, यानी अगर आप चेक करना चाहते हो, अगर तो चेकिंग हुई हुई है तो फिर तो ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है सेकंड वाला, ये स्किप हो सकता है, यानी ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। उसमें ये है कि पहले आप टाई ब्रेकर को क्लोज करें, और फिर उसके बाद इनकमिंग पे आ जाए। ठीक है, यानी टाई को आपने क्लोज कर दिया, ये ठीक है। ये वाला जो स्टेप है, अच्छा 2 नहीं सॉरी, जो 3 वाला जो स्टेप है, ये पहले आप स्किप कर दें। ठीक है, और पहले आप 4 वाले स्टेप को 3 पे ले आए, और 3 वाले को आप फिर 4 पे ले जाएं। ठीक है, तो उससे आपकी एक सेफ्टी मेक श्योर हो जाती है कि आपकी बसेस सही तौर पर इनर्जाइज हो गई हैं। ठीक है, तो क्लोज ऑल द आइसोलेटर्स, फिर उसके बाद नंबर 2 पे टाई सर्किट ब्रेकर को क्लोज किया, और फिर आपने नंबर 3 स्टेप पे इनकमिंग को क्लोज किया, तो आपकी दोनों बस बार्स इनर्जाइज हो जाएंगी, जिस पे आप चेकिंग कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद लास्टली आप आउट ब्रेकर को क्लोज करके तो अपनी पावर को आप फाइनली आउट आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका सब कुछ मेक श्योर है तो मे बी आप इस तरह से भी, लेकिन बहरहाल ज़्यादा सेफ तरीका यही है जो मैंने अब बताया, कि नंबर 3 वाले स्टेप को 4 पे और 4 को आप 3 पे ले आए, तो वो ज़रा सेफ्टी मेक श्योर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम। ये ट्रांसमिशन लेवल पर यूज होती है। अच्छा, जो आपकी नेक्स्ट स्कीम है, दैट इज ब्रेकर एंड हाफ। ये आपकी यूज होती है ब्रेकर एंड हाफ। ठीक है, ये आपकी जो स्कीम है, ये भी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर इस्तेमाल होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर। ठीक है, और इसका जो केवी है वो 132 केवी है। बाज कॉमन कॉमन वोल्टेज लेवल्स भी आ जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि वो तो पिछले में भी आया था, वो ऐसे ही है। ठीक है, वो मैं अभी आपको उसकी रीज़न बता देता हूँ। 132 केवी है, और फिर उसके बाद आपके पास डाउन अगर आ जाए, अगर आपके पास 66 केवी का ग्रिड है, 33 केवी का ग्रिड है, तो वहां तक ये वाली स्कीम जो है ना वो इम्प्लीमेंट की जाती है। 11 केवी तो मैंने आपको बता दिया, वो सिंगल बस स्कीम ही काफ़ी होती है उसके लिए। तो ये वाले जो वोल्टेज लेवल्स हैं ये इस स्कीम पर लगते हैं। अच्छा, अब ये बात कि ये वाला जो वोल्टेज लेवल है, ये वाला, ये पीछे भी आया था और अब यहाँ पे भी है। तो उसकी जो रीज़न है ना वो ये है कि अगर आपके पास लेट्स से कि यहाँ से आपके पास 220 केवी आ रहा है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, और ये आपका ट्रांसफार्मर है जो कि आगे आपको 132 केवी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो है ना, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 220 केवी को रिसीव करना, और उसको ट्रांसफार्मर के ज़रिए आपने फिर ट्रांसफॉर्म करके 132 केवी तक ले जाना। दिस इज़ एनटीडीसी। और उसके बाद ये वाली जो बस है आपकी, ये वाली जो मैंने अभी हाईलाइट की, तो यहाँ पर आप ब्रेकर एंड हाफ भी लगा सकते हो। यहाँ ये मैंने अभी हाईलाइट किया, यहाँ पर आपके पास डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम भी लग सकती है, और ब्रेकर एंड अ हाफ जो है ना वो भी आपके पास लग सकती है। 1.5 ब्रेकर स्कीम। ठीक, ब्रेकर एंड हाफ मतलब एक फुल ब्रेकर और एक हाफ, तो 1.5 बन जाता है ये एक्चुअली। 1 + 0.5, ये यूं है, इस स्कीम को हम यूं कहते हैं।
क्योंकि ब्रेकर असल में आता है बहुत महंगा, और दूसरी बात यह है कि आपकी जगह का थोड़ा सा मसला होता है, लिहाजा आप कम ब्रेकर्स में ज़्यादा चीज़ें मैनेज करना चाह रहे होते हैं। लेकिन जब आपको स्टेबिलिटी अपना जो सप्लाई है उसकी कंटिन्यूटी को मेक श्योर करना होता है ना, फिर ज़ाहिर बात है वो जनरेशन लेवल पे आप डबल बस डबल ब्रेकर यूज़ करते हो, वो मैं अभी आपको अलग बता दूँ। तो ब्रेकर एंड हाफ जो है वो आपकी जो स्कीम है वो सिंगल ब्रेकर प्लस पॉइंट, मैं भी आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो वो मैं आपको बता रहा था कि जो एनटीडीसी का लेवल है वो भी इसको यूज करते हैं 132 के भी। और अब आगे जब आप इसको दे रहे हो, अब यहाँ से जो सप्लाई जा रही है वो लेस्को को जा रही है, ठीक है। अब लेस्को जो है वो क्या करेगा कि इसको रिसीव करके आगे इसको 11 केवी पे उसने लेके जाना है। तो वो 11 केवी पे भी बाज़ औक़ात ये ब्रेकर एंड हाफ लगा लेते हैं। अगर इनका मेन ग्रिड है ये वाला, तो वो इसको ब्रेकर एंड हाफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये एक तरह से हम इसीलिए बाज़ औक़ात ये बता देते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर इस्तेमाल होता है, और वोल्ट लेवल इसीलिए बाज़ औक़ात कॉमन आ जाते हैं। पीछे भी आया था, यहाँ भी आ गया। यानी ट्रांसमिशन में भी बाज़ औक़ात ये हम कहते हैं जी ये ट्रांसमिशन का भी लेवल है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी लेवल है। ट्रांसमिशन का क्यों? क्योंकि एनटीडीसी के पास ये वाला लेवल है 132 केवी, और वो इसको मैनेज कर रहे हैं। यानी वो लेस्को को जो सप्लाई दे रहे हैं वो 132 केवी पे दे रहे हैं, लेकिन 220 केवी का ग्रिड है उनका। यानी 220 केवी को रिसीव करना मतलब कि आपकी ये कैपेसिटी है ग्रिड की, तो आप इतने वोल्ट लेवल को रिसीव करोगे ना। तो इसीलिए एक चीज होती है जो आउट गोइंग आपने देनी है, एक चीज होती है जो आपने रिसीव करनी है, ठीक है। तो आप इसको इस हवाले से जानते हैं 220। लेकिन अगर मैं बस स्कीम के हवाले से बताऊंगा तो मैं कहूंगा कि ये 132 केवी भी है। तो ये थोड़ी सी फील्ड प्रैक्टिसेस के साथ ये चीज़ मजीद एक्सप्लेन हो जाती है। मतलब अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो वो कोई नहीं, मतलब क्लियर हो जाएगी बाय द टाइम। आप अगर इसको थोड़ा सा रियलिस्टिकली देखोगे या कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से पूछ लेना। तो बहरहाल ये मैंने बताया कि एक चीज़ इनकमिंग होती है और एक आउट गोइंग होती है, इसीलिए ये वोल्ट लेवल ना बाज़ औक़ात डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन दोनों में लिखा जाता है, मैं ये बता रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, ब्रेकर एंड हाफ स्कीम जो है ना, अब ये क्या है, ये आपकी जी बस बार नंबर 1 आ गई, और से दिस इज योर बस बार नंबर 2, ठीक। ये बस बार नंबर 1 और ये बस बार नंबर 2। तो इसमें ये जो स्कीम है ना ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और इसीलिए क्योंकि ये जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास बस का जो सेगमेंट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो इनकमिंग आ रही होती है। अब यूँ है, आप यहाँ पे रिसीव करते हो, यहाँ पे कॉमन सेगमेंट पे, जो बस का जो कॉमन सेगमेंट है इसको आप यहाँ पे रिसीव करते हो पावर। अब ये वाला जो ब्रेकर है इसको आप नाम दे दें नंबर 1 ब्रेकर का, ठीक है। तो ये आपका टोटली इनकमिंग का एक ब्रेकर हो गया, ठीक है। यानी इनकमिंग का ये एक ब्रेकर हो गया। अब इनकमिंग को हमने आधा ब्रेकर भी देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ब्रेकर को हम और ऐड कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो है वो, अच्छा ये मुझे थोड़ा सा इसको नीचे बनाना चाहिए था एक्चुअली, ये पूरा नहीं आएगा। लेट मी मेक इट अगेन। एक्चुअली आई हैव टू शो 3 ब्रेकर्स, तो इसलिए बेहतर ये है कि दूसरी बस मैं बाद में बना लूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सेकंड ब्रेकर, और ये आपके पास आ गया थर्ड ब्रेकर, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपके पास आती है जी इनकमिंग, और यहाँ से आप जो है वो आउट गोइंग लेते हैं इस तरह, और इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ये बस का सेगमेंट है, ठीक है। ये जो है ये आपके पास बस है, और ये वाली जो है जहाँ पर इनकमिंग आप रिसीव कर रहे हैं ये भी आपके पास बस होती है, ठीक है। दिस इज आल्सो बस सेक्शन, ठीक है। और ये आपके पास जो है ना अब यूं है कि जो इनकमिंग आपके पास आ रही है ये उसका ब्रेकर नंबर 1 भी है, और जो आउट गोइंग है उसका ब्रेकर नंबर 2 है। 3 जो है ये डिवाइड हो रहा है बिटवीन इनकमिंग एंड आउट गोइंग,
ठीक है, डिवाइड से मुराद ये है कि अगर इस ब्रेकर में कोई फॉल्ट आ जाता है और ये ट्रिप नहीं करता, तो ब्रेकर नंबर 3 जो है वो फौरन ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, जिससे आपकी जो आउट गोइंग है ना वो भी बंद हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं 1+0.5 ब्रेकर स्कीम। यानी एक जो ब्रेकर है वो आपके पास डेडिकेटेड इनपुट पे भी है और आउटपुट पे भी है। यानी जो सेकंड ब्रेकर है आपका, ये आपके पास डेडिकेटेड आउट वाला ब्रेकर है। जो 1 वाला ब्रेकर है ये डेडिकेटेड आपके पास इनकमिंग फीडर का ब्रेकर है। ठीक है, जो 3 है ये आपके पास डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो एक आर्म हम और बना लेते हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये थर्ड वाले का सर फंक्शन क्या होगा, है थर्ड ब्रेकर जो है सर? थर्ड ब्रेकर जो है ना, ये एक तरह का बैकअप है फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ। यानी इसको अगर आप लिखें, इसका जो फंक्शन है वो एक तरह का बैक करना है, बैकअप। क्योंकि ना हमें ये जो वोल्ट लेवल है ना, जो यहाँ पर जो वोल्ट लेवल होता है वो होता ही 132 केवी है। ये वाला जो वोल्ट लेवल है ना, ये आप इस वोल्ट लेवल पे इस स्कीम को आप लगाते हो। इस वोल्ट लेवल पे एंटी डीसी जो है वो इस साइड पे होता है, और यानी वो ये वोल्ट लेवल एंटी डीसी की तरफ से आगे लेस्को को जा रहा होता है, ये वाला जो वोल्ट लेवल है। तो अब अगर आप जो है यूं कह लें कि आपने नंबर 1 ब्रेकर पर कोई काम करना है, या मतलब कोई भी इसकी मेंटेनेंस करनी है, जो अक्सर रहती है और करनी भी पड़ती है। SF6 ब्रेकर्स लगे होते हैं ये आपके पास। तो अगर आपने यहाँ पे गैस फिल करनी है, आपने देखा कुछ इंजीनियर ने कि भाई गैस का प्रेशर कुछ कम लग रहा है, और अब उसने अगर इस पे काम करना है, तो अगर आप ये वाला ब्रेकर नहीं ना रखोगे, तो आपको ये वाला पूरा इनकमिंग फीडर बंद करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो मेन आपका आउटगोइंग फीडर जो लेस्को को है ना, ये बंद हो जाएगा, और एक अच्छे खासे मेगावाट्स जो आप दे रहे थे वो बंद हो जाएंगे। और फिर आगे जो लेस्को आगे, जाहिर बात है, इसको 11 केवी पे जो डिस्ट्रीब्यूशन देता है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा बंद हो जाएगा। कुछ हिस्सा चलता रहेगा क्योंकि वो एक ही ग्रिड से तो नहीं आ रहा ना, लेकिन उसको मेक श्योर करना कि यार मतलब आपकी, यानी ये चीज जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका वोट लेवल क्या है और आपने कितना कंटिन्यूटी रखनी है सप्लाई की, या कितनी रिलायबिलिटी रखनी है। ये वाला जो वोट लेवल है ये जरा क्रिटिकल लेवल है, ये न्यूज में भी आ जाता है और लोग इसके मुतालिक जरा कंसर्न होते हैं कि इस वोट लेवल पे फॉल्ट ना पड़े, 132 केवी पे फॉल्ट ना पड़े, वरना एक बहुत बड़ा सेक्शन आगे बंद हो सकता है। लिहाजा हम एक ब्रेकर को बैकअप रख रहे हैं। एक ब्रेकर को भी जब आपने बैकअप रखना होता है ना, तो कम से कम आपको जो है वो यूं आप कह लें कि 3 से 4 मरला जो है ना आपको, या कम से कम 2 से ढाई या 3 मरले आपको फिक्स करना पड़ते हैं तब जाकर। क्योंकि अब देखो, मैं 3 को अगर निकाल दूं तो ये स्कीम ही निकल जाती है पूरी। अब अगर मैं 3 वाले ब्रेकर को लेकर आया हूं और ये ब्रेकर एंड हाफ स्कीम बनी है ना, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बस का जो सेगमेंट है, जो मैंने बहुत बोल्ड किया हुआ है, और ये वाला जो बस का सेगमेंट है, इसकी जगह उन्होंने अलग बनाई होती है, कोई 2 ढाई 3 मरले में इसकी जगह अलग बनाई हुई है। तो वोल्ट लेवल इतना हाई होता है, और अभी तो मैंने ये सिंगल लाइन शो कर रहा हूँ, जब यहाँ पे अलग अलग फेजेस आते हैं ना, तो बहुत ज्यादा, यानी आपको पहले सिंगल लाइन समझनी पड़ती, तो आपको फील्ड में समझ आता है कि अच्छा ये इनकमिंग यहाँ पर आ रहा है, ये इसका ब्रेकर है, ये बैकअप कर रहा है। और एक भी ब्रेकर आप बैकअप अगर लगाते हैं ना, तो इट्स अ बिग थिंग। तो आपने बैकअप, मैंने बताया क्यों लगाया, बिकॉज दिस वोल्टेज लेवल इज एक्चुअली क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल वोल्टेज लेवल। इस पे आप नहीं चाहते कि अगर आप यहाँ पे मेंटेनेंस भी करना चाहते हैं, तो आप देखो कि इनकमिंग को एक ब्रेकर तो मिल रहा है, ब्रेकर नंबर 3, उसके बाद आप आउटगोइंग में जा रहे हैं। कभी भी सप्लाई को बगैर ब्रेकर के आप रिसीव नहीं कर सकते, ना आप उसको बगैर ब्रेकर के आउट ले सकते हैं। ये एक्चुअली रूल है। अब अगर आप ब्रेकर नंबर 1 पे मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं, तो आप ब्रेकर नंबर 3 के जरिए सेफली आप आउट ले सकते हो। ठीक है, यानी ये अब यहाँ से अगर क्लोज हो जाएगा, ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो वैसे ही क्लोज है, तो आपके पास जो है वो सप्लाई जो है वो फ्रॉम 2 ब्रेकर्स आपके पास आउट आ रही है। तो ये इसका फंक्शन है। इसी तरह अगर ब्रेकर नंबर 2 पे मेंटेनेंस करनी पड़ गई, जो आउटगोइंग का ब्रेकर था, आउटगोइंग फीडर का जो ब्रेकर है, तो भी आपकी सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ब्रेकर नंबर 3 के जरिए आप आउटगोइंग ले रहे हैं। आप यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दें, डिस्कनेक्टर को, ब्रेकर पहले ब्रेकर नंबर 2 को ओपन कर दें, उसके बाद डिस्कनेक्टर्स जो हैं, जो नीचे वाली बस का डिस्कनेक्टर है, इसको आप कैंसिल कर दें। ठीक है, तो ये वाला जो है आपके पास
हाँ, यानी ब्रेकर नंबर 2 के जो दोनों डिस्कनेक्टर्स हैं, अच्छा वो नजर नहीं आ रहा था, इसको आप दोनों को डिस्कनेक्ट कर दें तो ब्रेकर नंबर 2 सर्किट से निकल गया। अब आपकी सप्लाई जो है वो ब्रेकर नंबर 1 और 3 के जरिए रिसीव और आउट हो रही है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये आपका जो है वो बस का सेगमेंट हो गया, ठीक है, और फिर से एक ब्रेकर आ गया, ये आपके पास अब बैकअप ब्रेकर है, ठीक है। अब ये आपके पास आउटगोइंग का सेक्शन हो गया और ये आपके पास ब्रेकर आ गया आउटगोइंग का, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप जो है वो इनकमिंग ले रहे हो और यहाँ से जो है वो आप आउटगोइंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम नाम दे लेते हैं 1 2 3 4 5 5 इसको कह दें, और 6 मैंने इसलिए जानबूझकर इसको कहा है ताकि पता चले कि ये एक बैकअप का ब्रेकर है जो कि डिवाइड हो रहा है फॉर इनपुट एंड आउटपुट एज वेल। दैट इज व्हाई वी से इट ब्रेकर एंड अ हाफ स्कीम विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर स्कीम, वेरी पॉपुलर स्कीम ब्रेकर एंड हाफ। ये बुक में नहीं उसने मेंशन की हुई, लेकिन मैंने आपको इसको बताया इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसका कहीं भी इस तरह से लेआउट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है इसका यानी फंक्शन। अब इसमें अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं, ठीक है, तो ये इनकमिंग फीडर है। तो ये ऐसे होता है कि आपने जो है पहले आप सिमिलरली इस वाले बस सेक्शन को जहाँ से आपने आउट लेना है उसको आप इनर्जाइज करते हो पहले, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, ठीक है, पहले आप क्या करोगे कि पहले आप फर्स्ट यानी इसका स्टेप क्या होगा कि 3 और 6 वाला जो सबसे पहला तो ये दूसरे नंबर पे है। पहला जो स्टेप होगा कि क्लोज ऑल द आइसोलेटर्स, क्लोज ऑल द, ये मैं पावर को ऑन करने का तरीका बता रहा हूँ। क्लोज ऑल द आइसोलेटर्स, पहले आइसोलेटर्स को क्लोज कर दें क्योंकि वो करंट पर नहीं चलते, यानी वो ऑन लोड कभी भी नहीं चलते। ये हमने लास्ट लेक्चर में इसका सीक्वेंस पढ़ा था, इसलिए मैंने उसको बहुत एक्सप्लेन किया था, उसको अच्छी तरह पढ़ लें, सुन लें। क्लोज ऑल द आइसोलेटर्स, दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप 3 और 6 को आप क्लोज करें, 3 और 6 जो है उसको आप क्लोज करें। 3 और 6 को क्यों क्लोज करें, ताकि आपका जो ये वाला जो आउटगोइंग का जो सेक्शन है ये इनर्जाइज हो जाए और आप चेक कर लें, ठीक है, जैसे मैंने अभी लास्ट भी बताया था। 3 और 6 को क्लोज करें, उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप लोग 1 को और 4 को क्लोज करोगे। जैसे ही आप 1 और 4 को क्लोज करोगे, इनकमिंग जो है वो इस वाले सेक्शन को इनर्जाइज कर देगी। मीटरिंग आपके पास लगी होगी, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ कि बुक में ये डायग्राम कैसे बनी हुई है ना, वो है पैनल वाइज, वो मैं अभी पूरी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। तो ये वाला सेक्शन इनर्जाइज हो जाएगा और ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला ये दोनों सेक्शन आपके पास इनर्जाइज हो जाएंगे, ठीक है, जो आउटगोइंग फीडर के बस सेक्शन है। 1 एंड 4 क्लोज हो गया, इसका मतलब ये है कि जो आपका बस सेक्शन है, बस सेक्शन जो आपका आउटगोइंग पर लगा हुआ था वो आपका इनर्जाइज हो चुका है, ठीक है, इनर्जाइज, सही। ये बड़ा ना टेक्निकली चलना होता है इनको फील्ड में, तब आप इस तरह से बिल्कुल रिलायबिलिटी को मेंटेन रखते हुए और सारा, और जो है वो आप अपनी सप्लाई, और फिर वोल्ट लेवल इतना हाई होता है कि इसका बकायदा सूट होता है काम करने का, ऐसे नहीं वो पैनल्स पे काम कर रहे होते। अच्छा, 1 2 3 हो गया, उसके बाद लास्टली आप जो है यू विल क्लोज 2 एंड 5 ब्रेकर्स जो कि आउट के हैं। चलो जब आप सप्लाई जो आगे लेस्को को दे दें, ठीक है, लेस्को भी इसको मेंटेन कर सकता है अपने 11 केवी लेवल पे, ये मैंने आपको बताया। अगर लेस्को ये देखता है कि वो मेन जो जहाँ पे वो 90 डीसी से पावर को रिसीव कर रहा है, यानी एक ग्रिड लेस्को का मेन होगा ना जहाँ वो एंटी डीसी से पावर ले रहा है, तो वहां पर वो ब्रेकर एंड हाफ लगा लेगा। वो ब्रेकर एंड हाफ आप कहाँ पे लगाएगा, 11 केवी पर लगा रहा होगा, जबकि मैंने भी प्रीवियसली बताया कि 11 केवी पे सिंगल बस लगेगी। लेकिन जो ग्रिड उसका जो सेकेंडरी ग्रिड होगा, सेकेंडरी मुराद अब वो डायरेक्ट एनटीडीसी से कनेक्ट नहीं है, बल्कि पीछे भी लेस्को है, पीछे उसके लेस्को है, ठीक है, जहां से आपके पास 11 केवी आ रहा है और ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो जहां से अब आपके पास 400 वोल्ट आगे जा रहा है, तो वहां पे वो सिंगल बस स्कीम लगा सकता है, समझ आई। तो इसीलिए यानी ये जो वोल्ट लेवल है ना, ये आपके पास बाज़ औक़ात
और ये वाला जो ग्रिड है ये सिर्फ 400 वोल्ट आगे नहीं दे रहा, बल्कि जो 11 केवी इसको रिसीव हो रहा है वही 11 केवी आगे किसी फैक्ट्री को भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ बड़े शहरों में या और भी जगह जो फैक्ट्री एरिया होता है उसको बाज़ औक़ात आपको डायरेक्ट 11 केवी देना पड़ता है, जिसकी मिसाल जो है वो आपका यूएमटी है, दूर ना जाए। ठीक है, यूएमटी जो है वो लेस्को से डायरेक्ट 11 केवी ले रहा है, वो 400 वोल्ट नहीं ले रहा। और क्योंकि बहुत बड़ा लोड है तो उन्होंने अपना छोटा सा ग्रिड बनाया, जो मैंने आपको कई दफा बताया कि उन्होंने ट्रांसफार्मर्स रखे हुए हैं अपने जनरेशन में या जनरेटर रूम में, वो उनका ग्रिड है छोटा सा। तो ये चीज़ है कि 11 केवी डायरेक्ट भी आती है और 400 वोल्ट के जरिए भी आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ग्रिड से। ठीक है, तो वहाँ सिंगल बस भी लग सकती है। और अगर ग्रिड देखता है कि यार हमने रिलायबिलिटी को मेंटेन, देखें ये चीज़ ना फिक्स नहीं है, इसको मैं इसीलिए, यानी मेरे बताने का मकसद ये है कि दिस इज नॉट टेक्स्ट बुक, this is actually the decision that an engineer takes at the grid level। और अगर आप वहाँ पे जाएं तो आपको मे बी आफ्टरनून में आपने अगर सिंगल बस स्कीम रखी हुई है तो उस सिंगल बस से आपका लोड पूरा ना हो रहा हो तो फिर आपको शट डाउन करके उस स्कीम को आपको मे बी सिंगल बस एंड सेक्शनलाइज करना पड़ेगा, तब भी लोड नहीं पूरा हो रहा तो फिर आप मे बी मेन एंड ट्रांसफर कर सकते हैं, या डबल बस डबल या ब्रेक एंड हाफ पे आप लेकर आ सकते हैं उसे। यानी आपने लोड को इस बस स्कीम्स के साथ मैनेज करना होता है। इसलिए मैंने पहले बताया था कि दिस इज बस स्कीम्स आर नथिंग बट द पावर मैनेजमेंट स्कीम, दैट हाउ आर यू मैनेजिंग द पावर। तो आपके पास एक से दो स्कीम्स की ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये नहीं होता कि फिक्स ही हो गया। ठीक है, यानी आप टाइम के लिहाज से, लोड की डिमांड के लिहाज से आप अपनी बस स्कीम जो है वो ग्रिड पर चेंज कर सकते हैं, इसकी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी होती है। ठीक है, तो इसके लिए एरिया रिक्वायर्ड होता है। ये वाला जो 132 केवी का लेवल है ये बाहर स्विच यार्ड में होता है, इसके लिए जाहिर बात है आपको एरिया बड़ा चाहिए होगा और पूरी पहले लाइन डायग्राम आपके पास होगी, उसके बाद आप पहले डिस्कनेक्टर्स को ओपन करेंगे, फिर इस तरह से आप ये वाली स्कीम बनाएंगे कि ये वाला ब्रेकर इसके साथ, यानी ये वाला डिस्कनेक्टर लेकर आओ इस तरह से, तो फिर आप जो है वो, यानी ये उन्होंने बनाया होता है। और जो यार्ड में आपको नजर आएगी ना, वो आपको ऐसे एक पाइप सा नजर आएगा ऐसे, तो आप कहोगे यार ये तो पाइप सा है, पाइप, आप कहोगे ये तो पाइप सा नजर आ रहा है, वो इसको बस कह रहे होंगे कि ये बस है, वो जारी बात है बस ही होगी ना। इतने बड़े करंट को अगर आपने किलो एम्पेयर्स वाले करंट को आपने हैंडल करना है तो वहां पे जो बस है ना वो एक पाइप की शक्ल इख्तियार कर जाती है। लेकिन अगर आपने उसको पैनल में लगाना है तो वो एक क्रॉस सेक्शनल कॉपर की चीज बन जाती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि, और जो पाइप है जाहिर बात है ये बाहर लगी हुई है, ये पैनल में जो चीज है ये बिल्कुल पैनल के अंदर लगी हुई है। ये पाइप जो है इसने बाहर वेदर भी बियर करना है, हवा, नमी, गर्मी वगैरह, लिहाजा इसका मटेरियल और इसके मटेरियल में फर्क होता है। ठीक है, समझ आई बात। तो ये इस तरह से यानी ये स्टेप्स हैं इसके, और ये वाली स्कीम मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर स्कीम विद द ग्रिड्स। डिसीजन आपने लेना होता है रिलायबिलिटी के लिहाज से। आपको अब पता चल चुका है कि अभी तक जो हमने सिंगल बस स्कीम पढ़ी है वो इतनी रिलायबल नहीं है। क्यों? अगर आपके पास रिलायबल है भी, बिल्कुल है, देखिए ना, अगर आप उसका सेक्शन कर लेते हैं इस तरह से, तो अगर इस पे भी फॉल्ट पड़ जाता है तो ये सेक्शन से तो आपकी फीडिंग जारी ही है ना। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। अगर आपके पास आप कहते हैं भाई हम ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, इकोनॉमिकल रहना चाहते हैं और हमारा ग्रिड जो है वो इससे मेंटेन हम कर लेंगे, यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, यू कैन हैव सिंगल बस स्कीम विद सेक्शनलाइजेशन इनफ। अच्छा, एक स्कीम और है जिसको आप कहते हैं मेन एंड ट्रांसफर स्कीम। वो सिंगल बस स्कीम की ही एक्सटेंशन है, मेन एंड ट्रांसफर। उसमें आप ये मेक श्योर कर लेते हो, यानी लेकिन ये वाली स्कीम इंप्लीमेंट इसलिए नहीं की जाती क्योंकि बाज़ औक़ात आपसे गलती हो सकती है। ये ज़रा थोड़ी कम्प्लेक्स स्कीम है, कम्प्लेक्स है प्रोटेक्शन के लिहाज से। एक दफ़ा पावर फ्लो ऊपर से नीचे आ रहा होता है और दूसरी वक्त में नीचे से ऊपर भी जा सकता है, तो इस वजह से आप मेन एंड ट्रांसफर से अवॉइड करते हो। ज़्यादातर ग्रिड्स अवॉइड करते हैं कि यार ये हमसे हैंडल नहीं होगा, और इसीलिए वो इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज इट इज़ अ बिट कम्प्लेक्स स्कीम। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको रिंग बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको रिंग बताता हूँ, रिंग स्कीम क्या है। रिंग बस, रिंग बस जो है अब ये बिल्कुल बहुत रिलायबल है, यानी इसका जो वोट लेवल है, आप अगर जैसे जैसे आप देखते हो ना कि मैं बोलता हूँ कि ये बहुत रिलायबल है, इसका मतलब ये है कि द मोर रिलायबिलिटी मींस, मोर रिलायबिलिटी मींस, यानी जनरली इससे ये मतलब लिया जाता है कि आपका जो वोल्ट का जो लेवल है वो ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है,
ये बात होती है। अब जो रिंग बस स्कीम है ये आप जनरेशन लेवल पे भी लगा सकते हैं, ट्रांसमिशन लेवल पे भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रिड के पास अच्छा पैसा है तो वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिंग बस इज अ वेरी वेरी रिलायबल स्कीम। और वो है क्या, ठीक है, वो आपके पास इस तरह की स्कीम है। लेट्स मेक इट। तो जो है, दिस इज योर ट्रांसफार्मर, दिस इज योर बस सेक्शन। मैं बस सेक्शन को इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि ना वो पता चले कि ये बस का सेक्शन है। अच्छा, फिर उसके बाद ऊपर एक ब्रेकर है, ठीक है, जिसका कि ये आइसोलेटर है, और ये अगेन एक बस का सेक्शन आ गया। अब यहाँ पर आप इनकमिंग ले सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ट्रांसफार्मर है, मे बी इट इज आउटगोइंग और इनकमिंग, दोनों आप हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। मैं इसको जेनेरिक बना देता हूँ, आप जैसे मर्जी इसको इनकमिंग और आउटगोइंग पे आप ले जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास ब्रेकर आ गया दोबारा, ठीक है, और ये आपके पास रिंग बन रहा है अब यहाँ से, ठीक है। दोबारा आप इधर आ गए और ये आपके पास बस ही आ रही है, ये सारी बस है, ये सारा सेक्शन बस का है, बस का। यानी वही, अगर आप इसको, इसका वोल्ट लेवल ज़्यादा है तो ग्रिड में आपको इस तरह से नज़र आएगा कि ये बस का बहुत बड़ा सेक्शन आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा पोल्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ट्रांसफार्मर जो है उसकी फीडिंग हो रही है, आउटगोइंग हो रही है, एरो हम बाद में लगा सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ है कि मैं आपको जो बता रहा था ना कि इंजीनियर ने फैसला करना होता है, वो अभी आपको इस तरह से समझ आ जाएगा जब मैं एरो नहीं लगाऊंगा। अगर मैं एरो लगा देता हूँ ना तो मे भी आप समझे कि ये तो फिक्स हो गया, तो पता नहीं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। मैं अब एरो नहीं लगाता, एरो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप जैसे मर्जी एरो लगा लें। एरो से मुराद क्या है, जिस मर्जी को इनकमिंग ले लें और जैसे मर्जी आप आउटगोइंग लें, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया जी रिंग बस। ये ब्रेकर और आइसोलेटर के अलावा जितना भी मैंने बनाया है वो सारा बस है। ये मैं इसको इसलिए बार में ये थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि ये बाकियों से अलहदा नजर आए। अब एक ये वाला फीडर है, ये अब आपके पास आउटगोइंग बन सकता है या जो भी है। और एक आपके पास जो है ये वाला जो बस है, इससे आपने फीडर, अच्छा चले मैंने इसको आउटगोइंग शो कर दिया। और ये भी आपके पास आउटगोइंग बन सकता है। ये दो ट्रांसफार्मर्स जो हैं इनसे आप इनकमिंग ले लें, चलें इस तरह बना लें आप, ठीक है, ठीक है जी। तो इस तरह से है जो आप स्कीम बना सकते हो। तो इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसको नंबर दे लें बेशक, दिस इज द ब्रेकर नंबर 1, दिस इज ब्रेकर नंबर 2, 3 एंड 4। कोई ब्रेकर भी खराब हो जाए, आपकी सप्लाई कभी भी डिसरप्ट नहीं होगी, कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होगी आपकी सप्लाई, कुछ भी हो जाए। यानी लेट से अगर आपका ब्रेकर नंबर 1 जो है, आप खुद देख लो, अगर ब्रेकर नंबर 1 जो है ये आपका सर्किट से निकल जाता है, इस पर आपने मेंटेनेंस करनी है लेट से, तो आप क्या करोगे कि आप जो है पहले ब्रेकर को ऑफ करना है। यानी जब आपने पावर को ऑफ करना है, तो एक होता है ना कि पावर को ऑन करना है, अगर आपने पावर को ऑफ करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। पावर को अगर आपने ऑन ऑफ करना है और सर्किट ब्रेकर नंबर 1 की बात हो रही है, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप सर्किट ब्रेकर नंबर 1 को आप क्या करोगे, ओपन कर दोगे, ओपन, ठीक है। सर्किट ब्रेकर नंबर 1 आपके पास ओपन हो गया। उसके बाद आप इसके ये दोनों आइसोलेटर्स को ओपन करोगे। नंबर 2, मेक इट्स आइसोलेटर्स ओपन, मेक इट्स आइसोलेटर्स ओपन, ये आपके पास, और ये ब्रेकर आपका सर्किट से निकल जाता है। अच्छा, व्हाट अबाउट द आउटगोइंग फीडर, क्या यहाँ पे सप्लाई मुतासर होगी? नहीं, क्योंकि ब्रेकर नंबर 2 से तो इसको सप्लाई आ रही है ना। ब्रेकर नंबर 1 बेशक डिस्कनेक्ट हो गया, मगर ब्रेकर नंबर 2 से तो सप्लाई आपको आ रही है, ठीक है। तो रिंग बस जो है ये भी कम्प्लेक्स तो नहीं है, मगर यहाँ पे आपको यू हैव टू बी वेरी टेक केयर फॉर द प्रोटेक्शन। अगर आप पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ते हो लास्ट सेमेस्टर में, जैसे भी आपके सीनियर्स पढ़ रहे हैं, अगर आप पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो डायरेक्शनल प्रोटेक्शन है ना, वो इंतहाई केयरफुली फिर आपको लगानी पड़ती है, डायरेक्शनल प्रोटेक्शन, ठीक है, जो रिलेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी ये जो मैं कहता हूँ ना कि ग्रिड्स अवॉइड करते हैं, ग्रिड्स कहते हैं कि यार लोग वहाँ के इंजीनियर्स कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स स्कीम है, ये इससे वो अवॉइड करते हैं, उसका मकसद प्रोटेक्शन ही होता है एक्चुअली।
प्रोटेक्शन वो देखते हैं कि आपके पास अगर तो डायरेक्शनल प्रोटेक्शन वो मैनेज कर लें तो ठीक, नहीं तो वो सीधी सीधी स्कीम रखते हैं कि पावर का फ्लो एक ही साइड पे रहे। ठीक है, तो जैसे उनको समझ आती है या जैसे वो समझते हैं कि भाई ये क्योंकि वोट लेवल बहुत हाई है तो हम रिस्क नहीं ले सर सकते, ये इस तरह स्कीम सेट किस तरह होती है कि हम सबने मतलब एक स्कीम हमने सेट की है कि सर इधर से आउट हाँ। इधर से इन, सर ये सेट किस तरह होगी? दोबारा बताएं, सेट। सर अभी आपने कहा है ना कि स्कीम सेट करते हैं सर वो कि कहाँ से पावर इनपुट है सर, कहाँ से आउटपुट है, कौन सी हाँ बस हाँ हाँ इनपुट कर रही है, कौन से हाँ आउटपुट जी कर रही हाँ जी, है, सर बिल्कुल वो बिल्कुल। सेट किस तरह करेंगे? हाँ देखो, ये जो है ना, प्री डिटरमिन्ड होता है कि ये वाला जो ग्रिड जहाँ पे आप इंस्टॉल कर रहे हो इससे पावर आपने किसको देनी है, ये तो सारा कुछ पहले पता होता है, तो ही डिजाइनिंग करते हैं ग्रिड की, या जगह लेते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कीम कौन सी लगानी है ये आपका वोल्ट लेवल होता है। ठीक है, अब आपने अगर रिंग बस स्कीम लगाई है तो आपको पता होगा कि यार जो मैंने फीडर यहाँ से हम जो यहाँ से फीडर आउट दे रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीडर है, अगर आपने रिंग बस ही लगाया है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीडर जो मे भी आगे किसी ऐसे एरिया को जा रहा हो जहाँ पे आपके पास हॉस्पिटल्स हैं या कोई डिफेंस सिस्टम आर्मी का लगा हुआ है और कोई वीआईपी कोई भी आपके पास इंस्टॉलेशंस हैं जो लगी हुई हैं, तो आप जो है वो ये वाला आउट गोइंग का फीडर उसको दे देंगे आप। ठीक है, नहीं अगर तो आप जो है अगर यहाँ पे इस आउटगोइंग फीडर के सेक्शन में इस बस सेक्शन पे भी अगर आपको कोई काम करना पड़ता है तो भी आप जो है इस वाले जो आउटगोइंग फीडर है इसको आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। यानी कि आप यूं कह लें कि यानी फिर आपको मे बी अगर अवेलेबिलिटी है तो है, लेकिन मे बी फिर आपको ये वाला जो लोड लगा हुआ है इसको आपको शट डाउन करना पड़े। ये डिपेंड करता है, ये मैं उस अंदाज में बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी बस की कैपेसिटी नहीं है तो आपको ये वाला जो आप यहाँ पे आउटगोइंग दे रहे हो इसको आपको शट करके तो इस वाली साइड पर लाना पड़े फीडर को। तो यानी ये बस की स्कीम से आप मैनेज कर सकते हो। अब क्या है, आपने जो तारें लगी हुई हैं वो तो लगी हुई हैं, आपके पास ग्रिड पे जिस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो पाइप्स की होती है। मैंने बताया पाइप्स मतलब जो बसेस होती हैं, तो आप एक सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक बना सकते हो। ठीक है, जो कि आफ्टर ब्रेकर जाए। ठीक है, और मे बी समथिंग एल्स कि जो है आपका ये आउटगोइंग फीडर जो है वो आप यहाँ से मैनेज करें, क्योंकि जो है आपका यहाँ पे कहीं मेंटेनेंस वर्क अगर चल रहा है, तो ये वो फ्लेक्सिबिलिटी है मैं जिसकी बात कर रहा था। यानी आपके पास ग्रिड पे जो वायर्स आउटगोइंग लगी होती है ना वो तो हैं जो लगी हुई हैं, लेकिन आप जिस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं ना वो बस के सेक्शंस हैं जो आप बना सकते हैं। यानी अगर आपके पास यहाँ पे, और आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, आपको ना पोस्ट इंसुलेटर्स चाहिए होते हैं, स्टैंड चाहिए होता है आपको, स्टैंड, सिर्फ एक इंसुलेटर स्टैंड चाहिए होता है आपको। अगर वो इंसुलेटर स्टैंड आप यहाँ पर मैनेज कर लें तो आप एक बस का सेक्शन इस तरह से बना के तो यहाँ से आप आउटगोइंग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कैपेसिटी मौजूद है। इसको थोड़ी देर के लिए शट कर दें और इसमें आपने देख, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आपके पास चल रहा है 500 एम्पेयर का लोड चल रहा है और इस बस की जो कैपेसिटी है वो 1000 एम्पेयर है। तो आप कह सकते हैं कि यार इसको मैनेज करो, बेशक कुछ वक्त लगेगा, जारी बात है, कुछ आप टेंडर निकालेंगे जो भी, और स्टैंड्स ला के आप इस बस के सेक्शन को, यानी एक दफ़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा कि यार यहाँ ना कुछ सेक्शन आप इंसुलेटर स्टैंड्स की आप रख दें, ताकि मे बी इसको इससे या इसको इससे कनेक्ट करना पड़े, ये तो खैर इनकमिंग आ रही है, इसको जो है वो इधर मैनेज करना पड़े और यहाँ से आप फीडर ले लो। तो इस तरह से आप यानी बस को फ्लेक्सिबल बना सकते हो। वो रहेगा रिंग ही, ठीक है, लेकिन उसकी टोपोलॉजी जो है वो आपने बस की जो उसकी एम्पेरेज कैपेसिटी थी उसके लिहाज से आपने उसको मैनेज कर लिया। मे बी इसमें इतनी कैपेसिटी ना रही हो या इसको आपको रिप्लेस करना हो तो आप चाहते हैं कि यार इस तरह से फिलहाल मैनेज कर लो, बाद में हम इसको देख लेंगे, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, उसमें लेकिन ये है कि ब्रेकर जो है ना, ब्रेकर की कैपेसिटी देखनी पड़ेगी जिसमें से आपके पास फीडिंग हो रही है। ये जो ब्रेकर की जो कैपेसिटी है इसको पहले इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज़ है। मतलब ओवरऑल तो स्कीम इस तरह की है जो मैंने भी आपको बताई है। यानी अगर इसका सिंपल ऑपरेशन आप पूछें कि अगर ब्रेकर नंबर 1 आउट हो जाए तो आपको नज़र आ रहा है कि सप्लाई डिसरप्ट नहीं होगी। ब्रेकर 4 अगर आपके पास आउट हो जाता है तब भी आपके पास सप्लाई डिसरप्ट नहीं होती, बेशक आउट हो जाए। तो 1 2 और 3 तो सर्किट में है ना।
और कोई भी ब्रेकर आपका एक आधा आउट होता है या मेंटेन करना पड़ता है, सप्लाई डिसरप्ट नहीं होती। जहां तक फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, उससे मुराद ये है जो मैंने आपको बताया। सर ये रिंग बस लेकिन एक तरह से डिसएडवांटेजेस भी नहीं होगी कि सर अगर नेक्स्ट इन लाइन अगर कोई फेलियर है और हमने सप्लाई डिस्टर्ब करनी है तो सर ज्यादा टाइम लगेगा इसे डिस्टर्ब करने में। नहीं नहीं, पता क्या, इस तरह से ना सप्लाईज को डिसरप्ट किया नहीं जाता। जब तक ब्रेकर की अवेलेबिलिटी नहीं होती आप उसको डिसरप्ट नहीं करते। यानी आप किस हवाले से पूछ रहे हो? सर अगर नेक्स्ट इन लाइन अगर हमने इसे किसी आगे स्टेशन या ग्रिड पे जो हमने 11 केवी तक इसे आगे प्रोवाइड किया है, सर वहां हाँ, पर कोई फेलियर है हमारे पास तो सर हम उसकी बैक साइड पे उसे डिसरप्ट करेंगे ना कि कहीं और जो हमारी बैकअप लाइन है वो उसे सप्लाई देना शुरू कर दे। तो सर ये इसे हम पे डिसरप्ट करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें? नहीं नहीं, इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। इसमें ये है कि देखें, ये आपके जो आउट गोइंग सेक्शंस है ना, इस पर डिपेंड करता है रिंग में जो है। अभी तो मैंने आपको ये 4 ब्रेकर्स रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 आउटगोइंग और 2 इनकमिंग ले रहा हूँ। रिंग में आप जितना मर्जी इनकमिंग और आउटगोइंग ले लें, ये आपका एरिया पे डिपेंड करता है ग्रिड के, और फिर बस का जो एम्पेरेज लेवल है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप छोटा रिंग बनाते हैं, रिंग का भी तो साइज है ना, रिंग का भी तो साइज है ना। अगर आपका रिंग छोटा है और एक रिंग जो है वो बड़ा है, इसका मतलब ये है कि इसका ग्रिड का एरिया ज्यादा है, इस ग्रिड का एरिया कम है। इस ग्रिड के एरिया से आउटगोइंग भी कम होंगे, इस ग्रिड के एरिया से आउटगोइंग भी ज्यादा होंगे। तो एक आउटगोइंग अगर आपके पास सेक्शन खराब हो जाता है, ठीक है, यानी या उस पे आपको काम करना पड़ सकता है, तो आप उसको बैक कर सकते हो। यानी इस सेक्शन को आप यानी जो है दूसरे के साथ, दूसरे सेक्शन के साथ थ्रू प्रोटेक्शन आप टाई अप कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है ना कि आपका रिंग की कैपेसिटी है भी या नहीं है। ठीक है, हम जो रिलायबिलिटी देखते हैं ना, वो हम देखते हैं ब्रेकर के लिहाज से, या बस में जो है अगर आपकी बस में तो ज़्यादा खराबी नहीं होती, जो आपकी ब्रेकर है ना उसकी मेंटेनेंस के लिहाज से आप देखते हैं। बहरहाल बस के लिहाज से भी आप देखते हो कि अगर बस सेक्शन में ही आपका फॉल्ट पड़ गया तो फिर क्या होगा। अगर लेट से इस बस सेक्शन में आपका फॉल्ट पड़ जाता है, इस वाले बस सेक्शन में जो मेन आपका बस सेक्शन है इसमें आपका फॉल्ट पड़ जाता है, तो फिर आपका ये वाला जो बस सेक्शन है ना, इसके ऊपर लोडिंग बढ़ जाएगी, इसके ऊपर लोडिंग आपकी बढ़ जाएगी। मे बी आपको शट डाउन करना पड़े। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी ये शट डाउन नहीं होता। देखें, ये वाला बस सेक्शन अगर 1000 एम्पियर को बियर कर रहा था, अब ये वाला बस सेक्शन ही आउट हो गया है, तो इसका मतलब ये कि अब जो सारा लोड अगर इधर आ जाता है तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ 1000 एम्पियर है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके जो आउट गोइंग फीडर्स है ना उनको आपको शट डाउन करना ही पड़ेगा कि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात है कि आपको कैपेसिटी वाइज चलना पड़ता है, और यहाँ पे ओवर करंट रिलेज लगी होती हैं जो कि ट्रिपिंग करवा देंगी आपकी। ठीक है, तो रिलायबिलिटी जो है वो आप सप्लाई के की रिलायबिलिटी देखते हैं। अगर आपने ब्रेकर पे मेंटेनेंस रखनी है तो उसके लिहाज से आप रिलायबिलिटी को एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, या इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने यहाँ मेंटेनेंस करनी है तो सप्लाई दूसरी तरफ से तो जारी रह सकती है, इधर मेंटेनेंस करनी है तो सप्लाई इस तरह ब्रेकर नंबर 1, 3 और 4 से जारी रह सकती है। इस तरह से हम देखते हैं एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि ब्रेकर जो है ना उसके साथ बहुत सारी सर्किटरी इन्वॉल्व होती है, मीटरिंग सर्किटरी, प्रोटेक्शन सर्किटरी। ठीक है, तो वो उस तरह से ये इसकी एक्सप्लेनेशन बनती है। क्यों जी, क्लियर हुई बात? यस सर। जी सर क्लियर ठीक है। होगी। अच्छा, एक जो लास्टली जो बस स्कीम है उसको मैं थोड़ा सा आपको वो बताऊं, और फिर वो ये वाली जो बस स्कीम है जो मैं अब आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, आप देखो ना इसमें। अच्छा, आप ना इसको जो इसका जो नाम है ना उस पे गौर करें तो आपको मे बी वो जो पिछली चीज़ है ना वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। इसका नाम है डबल बस डबल ब्रेकर स्कीम। डबल बस डबल ब्रेकर स्कीम। अब ये 2 बसेस हैं और 2 ही ब्रेकर्स हैं। जब आप ब्रेकर को लेकर आते हैं ना, इसका मतलब देखें, ये वोल्ट लेवल यहाँ पे जनरेशन का है, यानी आप यहाँ पे जनरेशन लेवल पे हैं। ठीक है, यानी आपका जो वोल्ट लेवल है वो 517 केवी का लेवल है, क्योंकि 11 केवी पे आप जनरेट करते हो और फिर यहाँ ट्रांसफार्मर लगा के तो आप इस लेवल तक ले जाते हो। ठीक है, जनरेटर इस लेवल पे जनरेट करके
ट्रांसफर स्टेप अप करता है उसको 500 लेवल पे। तो वहाँ पे आप नहीं चाहते कि आपकी, क्योंकि अगर जनरेशन लेवल पे आप इस स्कीम का ख्याल नहीं रखेंगे कि बस की स्कीम अच्छी हो, तो बहुत बड़ा सेक्शन बंद हो जाएगा। अब आप बिल्कुल जनरेशन लेवल पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपकी मेन 1 है और ये आपकी जो है वो मेन 2 है। अब आपका जो सेगमेंट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये आपका ब्रेकर नंबर 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास फीडर आ गया, और फिर आपके पास यहाँ पे ब्रेकर नंबर 2 आ गया। तो ये डबल बस डबल ब्रेकर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो आपके पास इनकमिंग फीडर है उसके पास ब्रेकर नंबर 1 और 2 बोथ हैं। लेट से अगर आपका इस बस में कोई फॉल्ट पड़ जाता है या इस ब्रेकर में कोई फॉल्ट पड़ जाता है, तो स्टिल आपका जो मेन 2 है वो अवेलेबल है, और वो हमेशा, अगर आपने उसको इनरजाइज ही रखा हुआ है, और यहाँ पर आप कपलिंग ब्रेकर भी शो कर सकते हो, लेकिन एक एक आर्म आप और भी शो कर सकते हो। यानी कपलिंग ब्रेकर जो है वो सिर्फ ये मेक श्योर करता है कि आपका जो है वो दोनों बसेस जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने मेन 2 को भी इनरजाइज करना है, तो पहले मैं इस ब्रेकर को पहले तो आइसोलेटर सारे क्लोज हो जाएंगे, फिर इस ब्रेकर को क्लोज करूंगा, फिर उसके बाद इनकमिंग लेकर आऊंगा, ताकि जो है मेरे दोनों ब्रेकर्स जो है वो, अपना दोनों बसेस जो है वो मैं देखूं कि सही इनर्जाइज हो गई हैं, और उसमें मैं ये वाली जो मेरे, अगर ये भी ठीक है तो दोनों ब्रेकर्स को मैं क्लोज करूंगा, ठीक है। तो इसका ये वाला स्टेप बन जाएगा। लेट से अगर मैंने इनर्जाइज करना है कि सबसे पहले क्लोज ऑल द आइसोलेटर्स, सबसे पहले ये स्टेप हो जाएगा। फिर उसके बाद ये टाई है आपके पास, टाई जहाँ भी दो बसेस होती है ना, वहाँ पे आपके पास डबल बस और डबल ब्रेकर स्कीम हो, तो वहाँ पे आप टाई ब्रेकर लगाते हैं। ये नहीं है कि ब्रेकर एंड हाफ में भी लगेगा, नहीं नहीं नहीं, उसका तो नाम ही ब्रेकर एंड हाफ है। ये है डबल बस डबल ब्रेकर। यानी अगर नाम में आपका डबल बस आ रहा है ना, नाम में अगर आपके पास डबल बस आ रहा है, इसका मतलब ये कि वहां पे टाई लगेगा, वरना टाई नहीं लगता, ठीक है। जैसे डबल बस सिंगल ब्रेकर, उसमें टाई लगता है, डबल बस डबल ब्रेकर उसमें टाई लगता है, ठीक है। तो या एक है मेन एंड ट्रांसफर, जो मैंने आपको बताया वो कम्प्लेक्स होती है, उसमें भी टाई लगता है। तो टाई जो है ना वो मेक श्योर करता है। अच्छा, अब उसके बाद आप सबसे पहले टाई को क्लोज करोगे, टाई को आप क्लोज करोगे, उसके बाद नंबर 3 पे आप जो है वो ब्रेकर नंबर 2 को क्लोज करोगे, सर्किट ब्रेकर नंबर 2 को क्लोज करोगे, और आखिर में आप जो है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सप्लाई आ रही है, आप मतलब आप सर्किट ब्रेकर 2 और 1 को बाहर इकट्ठा भी आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से अगर आप सर्किट ब्रेकर नंबर 2 को क्लोज करते हैं तो आप का, और या इनको इकट्ठा भी आप कर सकते हैं, ताकि जो है इकट्ठी आपकी सप्लाई आ जाए, क्योंकि ये मेन सेक्शन पे यहाँ पे आ रही है आपके पास। तो ये भी हो सकता है कि अगर आपने सर्किट ब्रेकर 2 को क्लोज किया तो पहले M2 इनर्जाइज हो गए, और आप अगर पहले अगर सर्किट ब्रेकर 2 को क्लोज करने से M2 इनर्जाइज हो गई, अगर आप इस तरह नहीं चाहते तो पहले आप स्टेप नंबर 3 पे सर्किट ब्रेकर नंबर 1 को क्लोज कर लें, ताकि आपके पास M1 इनर्जाइज हो जाए, ठीक है। और इसको आप स्टेप नंबर 4 बना लें कि सर्किट ब्रेकर नंबर 2 को क्लोज करने से फिर आपके पास M2 जो है वो इनर्जाइज हो जाएगी, और इस तरह से आपके पास सेफली दोनों बसेज इनर्जाइज हो गई। और अब आप यहाँ पे एक आर्म और बना लें, ताकि आपको पता चले कि हम आउट कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ये सर्किट ब्रेकर का सेक्शन आ गया, यहाँ से आप आउट लेंगे, और ये आपके पास सर्किट ब्रेकर आ गया, तो यहाँ से आप आउट ले लें इस तरह से, ठीक है जी। और आउट चूंकि अभी आउट नहीं बना था, ठीक है, तो आपने दोनों बसेस को इनर्जाइज कर लिया, और इन ब्रेकर्स को भी आप बिल्कुल इसी तरह से ही क्लोज करोगे, ठीक है। यानी 1 2 3 एंड 4, तो सर्किट ब्रेकर नंबर 1 एंड 3 इसको क्लोज करोगे, और फिर उसके बाद आप सर्किट ब्रेकर नंबर 2 और 4 को, अगर आप इस तरह से, यानी नीचे वालों को इकट्ठा और ऊपर वालों को आप इकट्ठा क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। क्योंकि समझ आई बात की ये इसका इनर्जाइजेशन प्रोसेस है जो कि सेफ हैंडलिंग रखता है बसेस की। सो फर्स्ट क्लोज द आइसोलेटर्स, और जब आपने पावर को ऑफ करना है तो पहले ब्रेकर खुलेगा, फिर आइसोलेटर होंगे। टाई को क्लोज किया, उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपके पास 1 और 3 क्लोज हुए सर्किट ब्रेकर्स, जिससे आपके पास मेन 1 इनर्जाइज हो गया बस, ठीक है, और आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग शुरू हो चुकी है। उसके बाद आप सर्किट ब्रेकर नंबर 2 और 4 को भी इनर्जाइज कर देंगे, जिससे आपकी जो है वो
मेन 2 जो है वो भी इनर्जाइज हो जाएगी, जो स्टेप नंबर 4 में मैंने बताया। अब उसके बाद आप इसको डिस्कस कर लें, अगर आपका मेन 1 में फॉल्ट पड़ता है या मेन 2 में या किसी भी ब्रेकर में, तो आपकी सप्लाई नहीं डिसरप्ट होगी। इससे ये मेक श्योर होगा कि जनरेशन लेवल जो है ना वो आपका एक रिलायबल लेवल है, यानी उस पे आपकी जो सप्लाई है, जो आगे ट्रांसमिशन को आप दे रहे हो, वो बिल्कुल रिलायबल है। यानी अगर जनरेशन लेवल पे ही बंद हो गया तो आगे शट डाउन प्रोसीजर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्कीम्स वर्क। जो आपकी असाइनमेंट मैं कह रहा था ना, वो दो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक ये बस स्कीम के लिहाज से, जो ग्रिड पे जो बस स्कीम है, और एक आपने बनानी होगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, कि उसमें आपने रिंग रखना है या रेडियल स्कीम रखनी है। ठीक है, वो बहरहाल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, बुक में जो ये बना हुआ है वो कैसे, वो भी मैं आपको बता दूं। बुक में जो डायग्राम है ना, वो है पैनल वाइज बनी। पैनल वाइज क्या है, ये पैनल शो किया उसने, यानी ये जो अगर ये हाईलाइट होता है तो नहीं, ये हाईलाइट नहीं हो रहा। बहरहाल ये पैनल बनाया है उसने। अब ये है क्या, देखो ये सिंगल बस स्कीम है और ऊपर उसने वोल्ट लेवल 11 केवी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये इनकमिंग फीडर है, ये आउटगोइंग है, ये फिर एक इनकमिंग फीडर है और ये आउटगोइंग है। ठीक है, और ये उसने एल ए रिप्रेजेंट किया है, लाइटनिंग अरेस्टर। ये इसकी प्रोटेक्शन है। अगर ये बस मैंने बताया, ये वाला जो बस है ये लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर भी उसने लगाया हुआ है, तो ये लग रहा है कि ये बाहर स्विच यार्ड में लगा हुआ है। यानी ये आपका लेस्को का मे बी मेन ग्रिड हो, जहां से वो अपने आगे छोटे छोटे ग्रिड्स को सप्लाई दे रहा हो। ठीक है, यानी ये लेस्को का वो मेन ग्रिड है जो एनटीडीसी से सप्लाई ले रहा है, और उसने अपना 11 केवी का बस स्कीम भी, जो सिंगल बस स्कीम है, इवन वो भी उसने बाहर स्विच यार्ड में लगाई हुई है, इसलिए उसने उस पर लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाया है। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो चीज है जो आपके पास आ रही है, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी हाउ हाउ अपना व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंटेशन दैट आर इन्वॉल्व इन द पैनल। जो पैनल आपके पास होता है, जो LV MV पैनल जिनका हम जिक्र कर रहे थे। अब देखो ये इनकमिंग लाइन है, और उसके साथ आप ये देखना चाहते हो पैनल पे, जैसे आपने देखा लैब में कि वोल्ट कितना आ रहा है, तो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लग गया और आगे ये मीटर को लगा होगा, जहां वो वोल्ट रिप्रेजेंट करेगा कि इनकमिंग का वोल्ट कितना आ रहा है। क्योंकि जारी बात है 10 केवी भी आ रहा होगा, मे बी 9 केवी भी आ रहा हो, ड्रॉप डाउन हो गए। और ये उसका एक अर्थ स्विच है, इसको अर्थ ब्लेड भी कहते हैं, या अर्थ स्विच कहते हैं, कि अगर आपका जो है कोई यानी कि मेन बॉडी में कोई करंट वगैरह आ जाता है या कुछ ऐसा, तो वो अर्थ हो जाए। ठीक है, तो ये अर्थ स्विच का मतलब ये होता है। फिर ये डबल ब्रेक आइसोलेटर लगा हुआ है, डबल ब्रेक नाइफ स्विच, बिल्कुल, यानी दोनों साइड को टोटली आइसोलेट कर देने वाला। और फिर उसके बाद उसने ये सीटी लगाया हुआ है ताकि वो करंट को ले। ठीक है, करंट को शो करना है, फिर करंट और वोल्टेज को इकट्ठा अगर आप मैनेज करेंगे तो पावर फैक्टर और पावर शो हो जाएंगी। फिर ये एक ब्रेकर आ गया और फिर आइसोलेटर आ गया। यही आप देखें कि ब्रेकर जो है उसके दोनों तरफ आइसोलेटर्स होते हैं। ये वाली जो डायग्राम है, आप इसे ये ना घबराएं कि ये तो बहुत ज्यादा, ये है पैनल वाइज डायग्राम। पैनल वाइज डायग्राम में भी मैं आपसे ना पूछूं, क्योंकि पैनल वाइज अगर आप बनाए ना तो डायग्राम काफी ज्यादा लंबी चौड़ी बनती है, उसमें आपको ये मीटरिंग भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। वैसे तो बहुत सिंपल है, आप देखो कि सिर्फ इनकमिंग पे उसने पीटी शो किया है, लेकिन जारी बात है अगर आप डबल बस डबल ब्रेकर शो कर रहे हो तो इवन एक पीटी भी शो आप करेंगे ना तो बड़ी सारी डायग्राम बन जाएगी। तो अगर आपने पैनल वाइज बनानी है तो वो देखो सिंगल बस स्कीम के ऊपर ही वो मैनेज कर पा रहा है इसे। ठीक है, तो बहरहाल ये पैनल वाइज है। अगर मैं आपसे कभी पूछता हूँ तो वो मैं ज्यादातर पूछूंगा कि आप मुझे सिर्फ जो है वो बता दें, जैसे मैंने अभी आपको सिंगल लाइन बनाकर दिखाई थी। तो स्कीम वही है। ये देखो ये ब्रेकर है, इसके दोनों तरफ आइसोलेटर्स हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर सीटी भी लगाया हुआ है उसने कि आपको करंट पता चल जाए। ये हो गया। उसके बाद आउट गोइंग का भी सेम प्रोसीजर है, सिवाय इसके कि उसके आगे उसने ट्रांसफार्मर लगा दिया। और जो ये वाली जो दो सेगमेंट्स हैं इनकमिंग और आउटगोइंग की, यही यहाँ पर रिपीट हो रही है, इनकमिंग और आउटगोइंग। ठीक है, तो ये आपकी सिंगल बस स्कीम होगी, पैनल वाइज अरेंजमेंट है। ये हो गया सेक्शन वाइज। जो नेक्स्ट फिगर है 25.6, इसमें बस के दो सेक्शंस बना रहा है, और ये वाला जो सेक्शन है जो यानी ब्रेकर के थ्रू सेक्शन बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ब्रेकर होना लाजमी है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी एक सेक्शन में भी आपका फॉल्ट आता है तो ये ब्रेकर जो है उस सेक्शन को अलग कर दे। अगर मेन बस सेक्शन में ही फॉल्ट आ जाता है, लेट्स से बस सेक्शन 2 में फॉल्ट आता है
और ये 33 kV है, फिर जो वे हाई वोल्टेज, तो ये वाला सेक्शन अलग हो जाएगा और ये वाला सेक्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। और वैसे भी आप बगैर ब्रेकर के दो सेक्शंस को जिस पे इनकमिंग और आउटगोइंग लगी हुई है आप कभी भी टाई अप नहीं करेंगे। आप इसको टाई ब्रेकर भी कह सकते हैं, क्योंकि अब बस के दो सेक्शंस बन चुके हैं और दोनों यूटिलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको टाई ब्रेकर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो बाकी वो सेम ही है कि उसने जो दिखाया। और ये वाली जो स्कीम है ये आपके पास, आप देखो ये बाप ने बताना है कि ये कौन सी स्कीम है। ये इनकमिंग सर्किट है और ये आउटगोइंग है। यहाँ पर उसने इनकमिंग और आउटगोइंग अलग अलग शो कर दिया। वोल्ट लेवल आप देखो 66 टू 11 kV है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों बस बार हैं, ऊपर भी उसने लिखा हुआ है ये 66 kV की बस है। अब आप देखो ये दो बसेज आ गई ना, तो इसलिए वोल्ट लेवल भी हाई होता जा रहा है। अच्छा, इनकमिंग सर्किट जो है उसमें कितने ब्रेकर्स हैं, ये देखो ये इनकमिंग फीडर है, ये आइसोलेटर आ गया, ये ब्रेकर आ गया, फिर उसके बाद आगे दो आइसोलेटर्स लगे हुए हैं और दो बसेज हैं, मेन बस और ये स्पेयर बस है और एक टाई ब्रेकर है। ये अभी मैं आपको बता कर आया हूँ, तो आप गैस करो कि ये कौन सी स्कीम है जो मैंने आपको बताई है, उनमें से ये कौन सी स्कीम है। हाँ जी बताएं। जी जनाब। सर 1.5 वाली। नहीं, 1.5 में 1.5 जो है ना, उसमें मे बी अभी वो वहां पर बनी हो व्हाइट बोर्ड पे। 1.5 जो है, मैं भी आपको मैं दिखाता हूँ अगर अच्छा नहीं, ये मैंने क्या बनाया था, नहीं डबल बस डबल ब्रेकर बना हुआ। नहीं देखो 1.5 जो है ना, उसमें आपके पास आप ना ब्रेकर के नंबर से देखें। 1.5 का मतलब होता है 1 ब्रेकर फॉर इनकमिंग, 1 फॉर आउटगोइंग, प्लस 0.5 फॉर इनकमिंग, प्लस 0.5 फॉर आउटगोइंग। ठीक है, तो टोटल ब्रेकर एक आर्म में कितने हो गए, 3 ब्रेकर्स। ठीक है ना, एक इनकमिंग का, एक आउटगोइंग का और एक शेयर हो रहा है, तो टोटल 3 हो गए। अब आप यहां पे देखो कि ब्रेकर्स कितने हैं, इससे बहुत आसान है। आपने सिर्फ ब्रेकर्स की तादाद देखनी है कि इनकमिंग पे कितने ब्रेकर हैं। ये डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम है एक्चुअली आपकी, जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी। क्यों जी, समझ आई? ओके सर, ठीक हो गया। ये डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम है। यू रिमेंबर मैंने इसको ऐसे बनाया था, जहां पे मैंने एक ब्रेकर से दो बसेस को मैं आपको बता रहा था ना कि ये ट्रांसमिशन के लेवल पे लगता है। आप ये देखो ना, ये जो लेवल है ना 66 kV, ये पहले ट्रांसमिशन का लेवल था। ये बुक का जरा वर्जन पुराना है और वो जाहिर बात है ऑथर भी इंडियन है, मे भी वहाँ 66 kV अब भी इस्तेमाल होता हो, लेकिन यहाँ पर 66 kV नहीं इस्तेमाल होता ट्रांसमिशन का। तो ये आपकी डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम है कि आपका जो फीडर है इनकमिंग का, उसमें आप देखो सिंगल ब्रेकर लगा हुआ है। इवन आउटगोइंग में भी आप देखो सिंगल ब्रेकर लगा हुआ है। जस्ट फोकस द नंबर ऑफ द ब्रेकर्स यू हैव। ठीक है, सो यू हैव डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम। ये देखो ना, उसमें लिखा हुआ है कि इट कैन बी यूज्ड और मे बी नॉट। ठीक है, तो ये वो वाली जो है ना वो स्कीम है। तो इसमें वो कह रहा है कि बस कपलर के ज़रिए आप इसको अरेंज कर देते हैं या जो भी वो लिख रहा है। और जो है उसने इसको सिर्फ डुप्लीकेट बस बार स्कीम का नाम दिया। ठीक है, डुप्लीकेट बस बार स्कीम तो है, लेकिन एक्चुअली ये डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम है। ठीक है, और एक उसने जो है वो यहाँ भी बनाई है जिसमें उसने सिंगल ब्रेकर ही शो किया है। अच्छा, बस कब ये एक्चुअली उल्टी वो है डायग्राम, इसको अगर हम बहरहाल ये जो है वो हम मे बी नेक्स्ट टाइम। अच्छा ठीक हो, सीधा हो गया सीधा। जूम लेवल इज टू हाई। अच्छा टाइम हो गया, चलिए हम इसको नेक्स्ट टाइम देख लेंगे क्या है। तो अच्छा, वो इनकमिंग उस वाली साइड से हो रही है। तो मे बी इट इज ऑफ डबल बस डबल ब्रेकर स्कीम। अच्छा, ये अभी भी सीधा नहीं हुआ, तो ये मैं कह रहा हूँ मुझे क्यों नहीं सीधा नजर आ रहा। अब हुआ नहीं, अभी भी नहीं हुआ। अब हो गया नहीं, अब होगा। अच्छा ये वैसे है, अच्छा ये सीधा ही है, ठीक है, मगर वो इसको वहां से इनकमिंग को शो कर रहा है, विच इज वेरी
अमेजिंग के या सरप्राइजिंग के वो इनकमिंग ऊपर से ले रहा है और आउटगोइंग को जो है वो नीचे से ले रहा है। बहरहाल तो अगर आप देखो तो ये कौन सी टाइप बनती है? हाँ जी, अच्छा, इसमें उसने आप ये देखो कि बस का एरिया भी रिप्रेजेंट किया। इफ यू जस्ट फोकस 260 मिलीमीटर स्क्वायर ACSR बस कंडक्टर, एल्यूमिनियम कोटेड स्टील, यानी ये वाला जो बस है वो ACSR कंडक्टर का बना हुआ है और 260 मिली, यानी ये बिल्कुल बाहर स्विफ्ट यार्ड में आपका लगा हुआ है। बस का वोल्ट लेवल 66 kV है। आगे जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो भी आपके जाहिर बात है जहां उसने ये ट्रांसफार्मर लगाया वो 66 to 11 kV है। ठीक है, तो ये वाला जो वोल्ट लेवल है, यानी ये वाली जो स्कीम है, ये वो क्या कह रहा है जी, की डायग्राम ऑफ दिस सबस्टेशन। और हाँ जी, इसमें इनकमिंग पे कितने फीडर जो है वो इनकमिंग पे कितना ब्रेकर लगा हुआ है? सिंगल ब्रेकर। यस सर। ठीक है, और उससे आगे डबल बस सिंगल ब्रेकर हो जाएगा ना सर ये? डबल बस डबल ब्रेकर हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास अच्छा ये आउटगोइंग यहाँ पर है और आउटगोइंग जो है वो आपकी जो है, अच्छा ये तो आपकी 11 kV आ गई ना। आपने ये दोनों देखना है, जो इनकमिंग 2 है और जो आउटगोइंग 2 है। तो इनकमिंग पे भी एक है और आउटगोइंग पे भी एक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम है आपकी। डबल बस सिंगल पे, यहाँ पे वो डबल बस सिंगल ब्रेकर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डबल बस डबल ब्रेकर जो है ना, उसका जो लेवल होता है ना वो 11 kV टू वो होता है आपके 517 kV, और वो यहाँ पर इसके लिए बहुत मुश्किल है उसको मैनेज करना। आपने यहाँ पर जिस चीज को देखा है वो ये है, जहां मेरा एरो है, इसको जरा थोड़ा सा फोकस करें। ये इनकमिंग लाइन आपकी 66 kV की आ गई और ये इनकमिंग 2 आपकी 66 kV की आ गई, और ये सिंगल ब्रेकर्स हैं दोनों। उसके बाद आपके पास ये मर्जी है, आपने बस 1 को यूज करना है या बस 2 को भी आपने अगर इकट्ठा यूज करना है तो क्लोज द 2। तो दोनों इनकमिंग फीडर्स के पास आपके पास सेम ब्रेकर है और दोनों बसेज इनर्जाइज हो रही हैं। उसके बाद ये वाले जो दोनों हैं, ये जहां मेरा एरो है, ये दोनों आपके पास आउटगोइंग है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर सेम ब्रेकर है, तो एक ब्रेकर है, एक आउटगोइंग के पास, तो इसका मतलब ये है कि ये डबल बस सिंगल ब्रेकर है। इस तरह से आप इसको पढ़ते हो। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत बड़ा उसने ग्रिड शो किया है। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर उसने 66 से 11 kV आउट लिया है। ये वाला जो आउट गोइंग लिया है ये डायरेक्ट 66 kV को इन करके आउट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्विच यार्ड है और यहाँ पर वो 66 को 11 kV में ट्रांसफॉर्म करके वाया ट्रांसफार्मर्स आउट ले रहा है। इसलिए उसने यहाँ पर जो है वो आउट गोइंग सर्किट्स 11 kV बस पे अलग से रिप्रेजेंट किए हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। समझ आई? यानी ये जो दो आपके पास आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसके आगे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं 66 टू 11 kV, और ये वाली जो छोटी बस है ये 11 kV की बस है। तो आप देखो कि इसका कितना एरिया होगा इस ग्रिड का, आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम। हम इसको जो पढ़ेंगे ना, हम इसको पढ़ेंगे कि इनकमिंग फीडर पे कितने ब्रेकर हैं। आपको जो मैंने अभी जितनी भी स्कीम्स बताई हैं उसमें भी ऐसे ही है। जो लास्ट मैंने आपको बताया वो था डबल बस डबल ब्रेकर, यानी इनकमिंग फीडर पे 2 ब्रेकर लगे हुए थे। और जब मैंने आपको बताया डबल बस सिंगल ब्रेकर, तो उसमें एक इनकमिंग फीडर पे एक ब्रेकर लगा हुआ था और 2 बसेस थी। तो इस पे भी ऐसे ही है, एक इनकमिंग फीडर पे 2 बसेस हैं और सिंगल ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास अगर लोड बढ़ जाए बस 1 पे तो आप बस 2 को भी एनर्जाइज कर सकते हो एंड यू कैन हैव द सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द बसेस। ठीक है, तो इसमें कम्प्लेक्सिटी सिर्फ इसलिए थोड़ी सी उसने डाली है कि 2 आउटगोइंग फीडर्स सेम आपके पास 66, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 11 kV की डायरेक्ट सप्लाई भी दे सकते हो और 11 kV को 400 वोल्ट पे भी करके दे सकते हो। तो यहाँ पर वो 66 को इन और आउट कर रहा है और उसके बाद 2 ट्रांसफार्मर लगा के 11 kV की 2 बसेस भी हैं जो कि आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो 66 kV में भी आगे दोबारा जा रहा हो एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड के लिए जो कि दूसरा ट्रांसमिशन ग्रिड है, और 11 kV आगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा है। क्यों नहीं समझ आई बात की? ये कम्प्लेक्सिटी सिर्फ आपकी आ रही है जो मीटरिंग इक्विपमेंट है या जो ब्रेकर का जो सिंबल उसने यूज किया। हम तो सिंपल एक बॉक्स यूज कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं, अच्छा ये बस कपलर उसने 11 kV बस को भी लगाया हुआ है। इस बस कपलर का फायदा यही है कि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों बसेस पे।
ठीक है, और अगर एक बस आउट होती है तो मे बी कुछ लोड्स के साथ आप दूसरी बस पे ये लोड आप शेयर कर दें। ठीक है, तो बस कपलर जो है वो उसने सेक्शनलाइजेशन के तहत लगाया। तो ये एक ही डायग्राम है और इसमें एक से दो स्कीम्स आ रही हैं, सिंगल बस विद सेक्शनलाइजेशन भी आ रही है और डबल बस सिंगल ब्रेकर भी आ रही है। क्यों जी, समझ आई बात? यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है, तो दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। यानी जो है ये मैं आपको यहाँ पे इसको समराइज कर दूं। 66 केवी पे आपके पास डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम है, सिंगल ब्रेकर, और ये बस है। और जो आपके पास 60 जो 11 केवी है आपके पास 11 केवी, उसके बाद उस वक्त उस पे आपके पास सिंगल बस प्लस सेक्शन भी अवेलेबल है, अगर आप सेक्शन करना चाहते हैं। एक्चुअली ये स्कीम, एंड यू नीड टू सी द but you need to see the number of the breaker, ठीक है, for the incoming and outgoing। उससे आपको पता चल जाता है कि ये स्कीम कौन सी है। क्यों जी? ठीक है, तो इसकी आप जो है वो प्रैक्टिस करना, रिकॉर्डिंग मौजूद है। आई विल प्लेस इट ऑन LMS। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर आई विल एंड दिस मीटिंग। असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा LMS पे मे बी टुडे, तो फिर आप उसको कर लेना। ग्रुप्स में करनी है या कैसे, वो भी मैं आपको सारा उस पर गाइड कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है फिर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।